गुड मॉर्निंग। मेरा आज का टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं क्योंकि इसमें जो इसका रीजन है वो है, क्षेत्र जो है वो है 667 से यानी 667 से लेकर 4000 यानी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम उसमें वेव नंबर में देखते हैं और अगर हम उसको लैम्डा के रूप में देखते हैं यानी तरंग दैर्ध्य के रूप में देखते हैं तो होता है 2.5 से 15 μm। ये हमने ले लिया। इस क्षेत्र से जो मॉलिक्यूल है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इस क्षेत्र से मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्षेत्र है ये नॉर्मल आईआर क्षेत्र है, इससे अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल तो वो क्या दिखाएगा, कंपन दर्शाएगा। अब हम इसके बारे में ले रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी सरल आवर्ती दोलक। ये कैसे है? तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल बंध की बात करते हैं। मान लो ये कोई बंध बना है। अब बंध का जो निर्माण होता है वो दो फोर्स को बैलेंस करके होता है। दो फोर्स को, कौन से दो फोर्स को बैलेंस करके? एक तो क्या होता है, दोनों के नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण, दोनों के दो एटम के नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण, दो एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण, और दूसरा ये तो हुआ प्रतिकर्षण बल, और दूसरा क्या हुआ, ये ए नाभिक है उसका बी के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण, बी जो है उसका ए के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, आकर्षण। तो यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण को बैलेंस करके किसी भी बंध का निर्माण होता है। अब हम क्या होगा, ये मान लो ऐसी स्थिति में ये हमने बंध बना लिया, दो परमाणु नजदीक आए, परमाणु ने अपने क्या कर लिया, बंध का एक एटम का जो मॉलिक्यूल का निर्माण करा, ये उनके बीच का बंध है। अब यहाँ जो बंध है ये अभी बैलेंस है, यहाँ पर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी बैलेंस और रिपल्शन फोर्स भी बैलेंस है। अब हम कहते हैं कि अगर मान लो मैं इनको नज़दीक लाता हूँ, यानी दोनों परमाणु को नज़दीक लाता हूँ, नज़दीक लाने पर क्या हो जाएगा, उनमें रिपल्शन प्रभावी हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होंगे, वो दूर जाएंगे और वापस कहाँ पर आ जाएंगे, साम्य दूरी पर स्थित हो जाएंगे। अब मान लो मैं दो एटम को दूर ले जाता हूँ, इस साम्य दूरी से दूर ले जाता हूँ, तो उनके बीच में अट्रैक्शन प्रभावी हो जाएगा, तो वापस नज़दीक आ जाएंगे और यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, वो वापस साम्य दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर इस तरह से वो बैलेंस हो जाते हैं। जब हम मॉलिक्यूल को, ये हमने जैसे HCl का एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि ये दोनों एटम जो है अगर मैं इसको नज़दीक लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, उनमें रिपल्शन प्रभावी होगा, मैं उनको दूर ले जाता हूँ तो उनमें अट्रैक्शन प्रभावी होगा। अब हम कहते हैं कि अगर मान लो मैंने इसको एनर्जी दी मॉलिक्यूल को, ये हमने एक बॉन्ड बनाया, HCl बनाया, HCl यहाँ पर लिया, और HCl में क्या हो गया, ये हमने छोटा बनाया H, ये H को हमने छोटा करके और Cl को हमने बड़ा बना दिया। और हम एक बार, वैसे तो दोनों में से कोई भी वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन हमने एक बार सुविधा के लिए माना कि Cl को तो हमने फिक्स कर दिया और हम H चूंकि छोटा है हम उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। हमने कहा कि मान लो ये है उनकी साम्य दूरी, R इक्विलिब्रियम हमने लिख दिया। अब जब हम उसके ऊपर एनर्जी लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो नज़दीक आ जाएगा, छोड़ने पर वो क्या होगा, पहले एक बार दूर जाएगा, तो इस तरह से दूर जाएगा। ऐसे ही और ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो और ज़्यादा नज़दीक आएगा। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आपने दबाया तो एक बार तो एटम बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, यानी आपको ज़्यादा दबाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमने ज़्यादा दबाने के लिए ज़्यादा एनर्जी दी, एनर्जी बढ़ रही है यहाँ से आ जाने पर तो ज़्यादा एनर्जी दी। और आपको यूँ खींचना है, ज़्यादा खींचना है, तब भी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ये हमने एक तरह से उसकी एक्सटेंशन की बताई है, ये उसकी कंप्रेशन की बताई, यानी संकुचन दिखाया और एक तरफ हमने विस्तार दिखाया। या हम यूँ समझे कि अगर मान लो मैंने ज़्यादा संकुचित कर दिया तो एक बार तो विस्तार भी ज़्यादा होगा, तो ये कंपन होने लग जाते हैं, ये कंपन हो रहा है। ये जो कंपन है परवलय के रूप में प्राप्त होता है इस तरह से। ये जो कंपन, अगर हम जो मॉलिक्यूल में या बॉन्ड में इस तरह का कंपन दिखा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सरल आवर्ती दोलन, या इस प्रकार के मॉडल को हम बोलेंगे सरल आवर्ती यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। अब ये इसमें मानते हैं कि हुक के नियम का पालन होता है, इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। अब इसके लिए जो एनर्जी है, जैसे हमने पहले में कहा था कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है और उसका निर्धारण जो करते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी, जैसे हमने पिछले में कौन सा करा था, रोटेशनल एनर्जी। तो अब यहाँ पर भी हम कह रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी जो है उसका निर्धारण हम किससे करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण को हल करके करते हैं। और ये जो है ये कंपन ऊर्जा है, ये हमने किसके रूप में लिखी है, ये जूल के रूप में लिखी है, यानी कंपन ऊर्जा E न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ H ओमेगा ऑसिलेशन, और ये जूल के रूप में हमने लिख दी। अब हमें पता है जो E जो है वो किसके, अच्छा ये न्यू किसके बराबर, ये क्या हो गया, ये कंपन क्वांटम संख्या है, कंपन क्वांटम नंबर, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, यानी हम बोलेंगे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अब ये हमें पता है hc/λ, H न्यू होता है E बराबर, ये E ये हमने लिख दिया H न्यू
और एच सी अपॉन लेमडा लिख दिया हमने, और 1 अपॉन लेमडा को हमने इस प्रकार से तरंग संख्या के रूप में लिख दिया एप्सिलॉन, और यहाँ न्यू दिखा दिया। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रखते हैं, यानी किसको रखा हमने, ये एच सी, और यहाँ हमने रखा ये, और न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन, और ये हमने कर दिया न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन बटा एच सी, एच से एच कट गया, ये ओमेगा बाई सी जो हो जाएगा वो हमने किसके रूप में बता दिया, वो हमने कह दिया वेव नंबर के रूप में। ये इस तरह से, यानी क्या हो गया यहाँ पर, ये एक तरह से कैसे हो गया, यानी कि आपने कर दिया आवृत्ति, ये आवृत्ति हमने लिया है और उसमें सी का भाग दे दिया, यानी एक तरह से आवृत्ति में सी का भाग दिया, ये आवृत्ति में सी का भाग दिया, तो एक तरह से 1 अपॉन लेमडा प्राप्त हो, 1 अपॉन लेमडा किसके बराबर हो गया, ये तरंग संख्या के बराबर हो गया। तो हमने ये वैल्यू निकाली, यानी ये अब वेव्स नंबर के रूप में हमने कंपन ऊर्जा ज्ञात करी है, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी किसके रूप में, वेव नंबर के रूप में, यानी ये सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में, जिसमें न्यू बराबर जो है वो 0, 1, 2, 3 यानी कंपन क्वांटम संख्या है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ न्यू के मान रखेंगे, तो जब हम न्यू के मान रखेंगे तो हमें अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल प्राप्त होगा, यानी अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे। किस प्रकार से, वो मैं बना रहा हूँ। ये मैंने रखा न्यू बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये इस तरह से, ये 0 यहाँ रख दिया, 0 प्लस हाफ और ओमेगा बार ऑसिलेशन। अच्छा, ये ओमेगा बार ऑसिलेशन किसके बराबर होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओमेगा बार ऑसिलेशन है 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू, ये सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये हमने रखा, ये इसमें रखा, तो यानी हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं न्यू बराबर 1 रखता हूँ, न्यू बराबर 2 रखता हूँ, न्यू बराबर 3 रखता हूँ, तो हमें पता है ये अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन, यानी कितना हो गया, ये 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से ये रखता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इसमें 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से ये रख रहा हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ रख देते हैं हम 2 प्लस हाफ, ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे सोन। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए आप तो न्यू बराबर 10 के लिए बताओ, तो हमें पता है ये न्यू बराबर 10 के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये 10 कर देंगे यहाँ पर और यहाँ 10 प्लस हाफ कर देंगे। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी लेवल के लिए, यानी कि ये जो हमने निकाला है ये क्या हो गया, हमारे अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर। और इसके हम इसको एक डायग्राम के रूप में दिखाएंगे, वो वही जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मॉडल है उसी रूप में हम इसको दिखाएंगे। ये हमने दिखाया यहाँ पर, ये तो नीचे वाला आर ई क्यू जो हो गया इस तरह से, आर ई क्यू यानी ये आर हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इधर की तरफ क्या हो गया ऊर्जा, और लेकिन ये किसके रूप में हो गया, ये हो गया तरंग संख्या के रूप में, तरंग संख्या के रूप में इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर। अब हमने क्या रखा, पहली स्थिति, पहला लेवल, हम चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, बाकी ये डायग्राम में हम चाहे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम यूँ इस तरह से बॉन्ड को भी दिखा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ ऊर्जा हमसे पूछे तो यहाँ पर कितनी होगी, ये कितनी होगी इसकी हाफ, और कितना होगा ओमेगा बार ऑसिलेशन, यहाँ कितना होगा 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, यहाँ कितना होगा 5/2
5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहाँ कितना होगा 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। यहाँ कितना होगा 9/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इस तरह से होगा। ये कितने पर हो गया, ये एनर्जी हो गया तरंग संख्या के रूप में। ये हो गया न्यू बराबर 0, न्यू बराबर 1, न्यू बराबर 2, न्यू बराबर 3, न्यू बराबर 4, न्यू बराबर 5। अब यहाँ से कई बार आपसे पूछा जाता है शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है। शून्य बिंदु ऊर्जा कौन सी हो गई, जो न्यूनतम ऊर्जा हो गई, यानी शून्य बिंदु ऊर्जा, यानी जो क्या होगी न्यूनतम ऊर्जा, जो क्या होगी न्यू बराबर 0 पर, न्यू बराबर 0 पर ऊर्जा जो 0 नहीं है वो किसके बराबर है, वो है ये, यानी हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इसमें भी चयन नियम आएगा, जैसे उसमें था चयन नियम। हमको ये पता है कि जब मॉलिक्यूल का एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल की ओर ट्रांजिशन होगा तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और वो किसके अनुसार होगा, वही चयन नियम के अनुसार जो हमने पिछले में पढ़ा था, यानी बिल्कुल वैसा कि वैसा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, चयन नियम क्या हुआ, चयन नियम हुआ डेल न्यू बराबर प्लस माइनस 1, यानी मॉलिक्यूल का एक कंपन ऊर्जा स्तर से अपने इमीडिएट नेबर लेवल की ओर, बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी की ओर ही संक्रमण होगा। अब जब यह संक्रमण प्राप्त होगा तो हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और वो स्पेक्ट्रा कौन सा होगा, वो होगा कंपन स्पेक्ट्रा। और अब आपसे पूछा जाए वो कंपन स्पेक्ट्रा कितने पर प्राप्त होगा, तो हम इन दो का डिफरेंस, यानी हमें जैसे हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों हायर में से लोअर को घटाते हैं। तो कंपन स्पेक्ट्रा हमें कितने पर प्राप्त होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो भी 1 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो भी 1 आएगा। तो हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये कंपन स्पेक्ट्रा इस प्रकार से प्राप्त होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये रहा, यानी कंपन स्पेक्ट्रा कहाँ पर होगा हमें, ये इस तरह से एक लाइन हमें प्राप्त होगी, और वो किस पर होगी, ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यही है। यानी कि अगर मान लो मैं ये चयन नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ, चयन नियम, अगर मान लो मैं इस तरह से स्पेक्ट्रा लेता हूँ, न्यू बराबर 0 से लेकर न्यू बराबर 1 की ओर, या इस प्रकार से न्यू बराबर 1 से लेकर न्यू बराबर 2 की ओर, या न्यू बराबर कोई भी आपने वैल्यू रख दिया 10 से लेकर न्यू बराबर 11 की ओर, तो हर स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, हर स्थिति में जो वैल्यू होगी वो ओमेगा बार ऑसिलेशन के बराबर प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि सबका अंतर इतना ही है, तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब कई बार आपसे इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है कि मान लो कोई स्पेक्ट्रल रेखा हमें प्राप्त हो रही है, मान लो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हो रही है, वो स्पेक्ट्रल रेखा है, यानी आईआर में ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं एक, ये अगर हमें कोई स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हो रही है और कितने पर प्राप्त हो रही है, वो कहेगा आपको मान लो 2334 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रही है, तो आपको कहेगा 0 पॉइंट एनर्जी निकालो, यानी शून्य बिंदु ऊर्जा। तो शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो शून्य बिंदु ऊर्जा हमें पता है हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन है, क्योंकि स्पेक्ट्रल रेखा का वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो 2334 कौन सा दिया है, यानी उसने कौन सा दिया है, ये ओमेगा बार ऑसिलेशन ही दिया है। तो आपने उसमें 2 का भाग दे दिया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 पॉइंट एनर्जी, यानी शून्य बिंदु ऊर्जा। आपसे कहता है नहीं 10 से 11 लेवल के लिए या 11 से 12 लेवल के लिए ट्रांजिशन के लिए जो स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त होती है उसकी वैल्यू बताओ, तो वो किसके बराबर होगी, 2334। चाहे 12 से 13 के लिए, चाहे 13 से 14 के लिए, 14 से 15 के लिए, कोई भी लेवल के लिए ट्रांजिशन के लिए अगर हमें कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है तो वो कहां पर प्राप्त हो रहा है, ओमेगा बार ऑसिलेशन पर। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे।